हेलो दोस्तों, आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए लड़ते राणा सांगा की वीरता और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर आजादी का युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप का नाम तो सबने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत पर एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसे मुगलों ने 17 बार आक्रमण करके भी कभी जीत ना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रेजी हिस्ट्री पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने भारत के पूर्वोत्तर को सदियों तक संभाला, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अहोम साम्राज्य की। तो आइए शुरुआत करते हैं अहोम की बैकग्राउंड से। अहोम एक भारतीय जातीय समूह है जो असम और अरुणाचल प्रदेश से आता है। वे ताई लोगों के वंशज हैं जो पहली बार 1228 के आसपास असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे। अहोम साम्राज्य की नींव तब रखी गई जब पहले अहोम राजा चाओलुंग सुक्फा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित मोंग माओ राज्य से आए। उन्होंने पटकाई पर्वत श्रृंखला को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया। शुरुआत में सुक्फा ने स्तनीय जनजाति से घुल मिल गए। सुक्फा ने उनके भाषाओं को सीखा, उनके धर्म और परंपरा का सम्मान किया। सुक्फा कई वर्षों से अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे और अंत में 1253 में उसने अपने राजस्थानी चराइडियो को बनाया जो आज असम के शिव सागर के पास है। 1268 में अहोम शासन का आधार सुक्फा की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे सुसुफा को उत्तराधिकारी बनाया और अहोम साम्राज्य की सीमाओं को दिखो नदी से सटे क्षेत्र से नामदांग नदी तक बढ़ाया। सुसुफा के बाद सुबिनफा, सुखंगफा, सुकरंगफा और सुतुफा राजा बने। सुतुफा के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो राज्य की बागडोर मजबूती से थामे रख सके, जिसके परिणामस्वरूप 1376 से 1380 तक 2 बार और फिर 1389 से 1397 तक मंत्रियों का शासन चला। 1397 में सुदंगफा को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। सुदंगफा का दूसरा नाम बामुनी कोम्बर था क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। उनके राज्याभिषेक से अहोमों के बीच ब्राह्मणवादी प्रभाव के विकास में पहला चरण शुरू हुआ। 1497 में सुहंगमुंग के शासनकाल को अहोम शासन के 600 वर्षों में सबसे यादगार माना जाता है। उन्होंने हिंदू नाम स्वर्गनारायण ग्रहण किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से दिहिंगिया राजा के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने अहोम राजधानी को दिहिंग नदी के पास बोकोटा में स्थानांतरित कर दिया था। वह एक बुद्धिमान, शक्तिशाली राजनीतिज्ञ था और उसने चुटिया और कछारी क्षेत्रों को अहोम प्रभुत्व में मिला लिया। उसने पहले से मौजूद 2 प्रकार के मंत्रियों, बोरगोहेन और बुराहागोहेन के अलावा बरपात्र गोहेन के नाम से एक तीसरा मंत्री वर्ग बनाया। उसके शासनकाल में मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन विजय नहीं मिली। इन आक्रमणों ने अहोमों को बारूद का उपयोग करना सिखाया, जो धनुष, तीर और तलवार के पारंपरिक युद्ध प्रणाली से अलग था। लेकिन 1539 में उनके बेटे सुक्लेंगमुंग द्वारा रची गई साजिश के परिणामस्वरूप एक कछारी सेवक के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने राजा बनने के बाद बोकोटा से राजधानी को गरगाम में स्थानांतरित कर दिया। यही कारण है कि उन्हें गरगैन्या राजा भी कहा जाता है। उनके शासनकाल के दौरान कोच और अहोम के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। मुगलों और अहोम के बीच संघर्ष दरअसल 1515 में कूच वंश की स्थापना से ही हो गई थी। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग कूचहाजो उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेलजोल था। अहोम राजा सुखंपा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया। यहीं से सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। असम में मुगलों की बुरी नजर होने के एक बड़ा कारण यह भी था कि यहाँ के उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधों और धास्कर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र समृद्ध था। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलेश का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलेश का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 जहाज मिले। उन्होंने इनके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें लूटी। लेकिन
ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया। मुगल वहां से भागने लगे और बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंघा में फिर युद्ध हुआ। लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी और मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई क्षेत्र गंवाने भी पड़े। खिलजारी घाट की संधि अहोम को मजबूरी में करनी पड़ी। जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा। जयध्वज को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि करनी पड़ी थी। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इसे अपमान के रूप में लिया और मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक ले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा कर ले आए। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन सेनानायक लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान को थामा दिया। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया। लाचित जानता था कि मुगल फिर से हमला करेगा, इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। इधर लाचित और उनकी सेना द्वारा पराजित होने के बाद मुगल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। लड़ाई के पहले चरण में मुगल सेनापति राम सिंह अहोम सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहे। सरायघाट की लड़ाई के अंतिम चरण में जब मुगलों ने सरायघाट में नदी से आक्रमण किया तो अहोम सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे। कुछ सैनिक पीछे हट गए। यद्यपि लाचित गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी वे एक नाव में सवार हुए और 7 नावों के साथ मुगल बेड़े की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों से कहा, यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाएं। महाराज ने मुझे एक कार्य सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह पूरा करूंगा। मुगलों को मुझे बंदी बनाकर ले जाने दीजिए। आप महाराज को सूचित कीजिएगा कि उनके सेनाध्यक्ष ने उनके आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह युद्ध किया। लाचित की इन बातों से अहोम सैनिकों को में लड़ने की इच्छा फिर से जग गई और ब्रह्मपुत्र नदी में एक भीषण युद्ध हुआ। लाचित बोरफुकन विजयी हुए, लेकिन इस विजय के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। अंत में द कंक्लूजन। असम को मुगलों या अन्य प्रमुख साम्राज्यों द्वारा कभी भी पूरी तरह से नहीं जीता जा सका, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और अहोम वंश ने इस क्षेत्र पर 600 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। अहोम साम्राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था, जो घने जंगलों, पहाड़ों और दलदली इलाकों से घिरा हुआ था, जिससे बड़ी सेनाओं के लिए घुसपैठ करना और नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। अहोमों ने स्थानीय वातावरण से अपनी परिचितता का लाभ उठाते हुए हमलावर ताकतों को विफल करने के लिए प्रभावी गुरिल्ला रणनीति विकसित की। इसके अतिरिक्त अहोम शासक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने एक सक्षम सेना के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया। उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दियों में मुगल आक्रमण के प्रयासों को बार बार विफल किया, जिसमें 1671 में सरायघाट की प्रसिद्ध लड़ाई भी शामिल है, जहां अहोमों ने मुगल सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया। असम के सुदूर स्थान और दुर्जय प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ अहोम राजवंश की सैन्य शक्ति ने इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख साम्राज्यवादी विस्तार के दौर में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सक्षम बनाया। यह स्वायत्तता 19वीं सदी की शुरुआत तक जारी रही, जब इस क्षेत्र को अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने अधीन कर ना लिया।